नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस खास विश्लेषण में। आज हम बाजार के दो ऐसे दिग्गजों की बात करने वाले हैं जिनमें कुछ समय पहले तक तो जबरदस्त तेजी थी, लेकिन हाल ही में इनमें भारी गिरावट देखने को मिली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रमुख PSU स्टॉक्स की। चलिए आज गहराई से समझते हैं कि आखिर इस गिरावट के पीछे की असली कहानी क्या है और क्या सच में यहाँ कोई बड़ा अवसर छिपा है। अब जरा इन नंबरों पर गौर कीजिए। 229 रुपए से सीधा 85 रुपए। IRFC यानी IRFC का शेयर जो कभी 229 रुपए के अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा था, वो लुढ़क कर लगभग 85 रुपए के आसपास आ गया है। जरा सोचिए, इस भारी गिरावट ने निवेशकों के पोर्टफोलियो में कितने बड़े पैमाने पर वेल्थ डिस्ट्रक्शन किया है। ये यकीनन कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और बात सिर्फ IRFC तक ही सीमित नहीं है। इरेडा यानी IREDA का हाल भी कुछ ऐसा ही हुआ है। 310 रुपए का शानदार स्तर छूने वाला ये बेहतरीन शेयर अब 110 रुपए के आसपास झूल रहा है। तो यहाँ सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इतनी भारी गिरावट बाजार में एक शानदार खरीदारी का मौका लेकर आई है, या फिर ये कोई ऐसा ट्रैप है, कोई ऐसा जाल है जिसमें फंसने से हमें बचना चाहिए। तो आज के इस विश्लेषण में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले हम देखेंगे कि क्या ये PSU स्टॉक्स एक मौका है या कोई जाल। फिर हम IRFC के बिजनेस और टारगेट्स को डिकोड करेंगे। उसके बाद IREDA के ग्रोथ और रिस्क्स को समझेंगे। फिर दोनों का एक आमना सामना यानी कंपैरिजन करेंगे। और आखिर में बात करेंगे सबसे जरूरी चीज की कि आगे के लिए हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो चलिए बिना देर किए अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। PSU स्टॉक्स, क्या ये कोई शानदार मौका है या फिर एक खतरनाक जाल? देखिए, अगर हम IRFC के बिजनेस मॉडल की बात करें तो ये एकदम क्रिस्टल क्लियर है। आसान भाषा में समझें तो भारतीय रेलवे के जितने भी विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनको फंड करने वाली ये प्रमुख कंपनी है। तो सीधी सी बात है, जब तक भारत में रेलवे कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर पर सरकार का फोकस बना रहेगा, तब तक IRFC इस पूरी थीम का एक बेहद मजबूत और लंबी अवधि का खिलाड़ी बना रहेगा। वहीं दूसरी तरफ हमारे पास है IREDA। अब ये क्या करते हैं? ये एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका पूरा का पूरा फोकस भारत के फ्यूचर पर है, यानी सोलर, विंड और ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स को फंड करना। अब चूंकि पूरी दुनिया और हमारा देश रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, इसे देखते हुए IREDA के पास लॉन्ग टर्म ग्रोथ का एक बहुत बड़ा अवसर है। चलिए अब अपने दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं और IRFC के बिजनेस और इसके टारगेट्स को थोड़ा और गहराई से डिकोड करते हैं। अब यहाँ बाजार में ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। अगर कोई शेयर 60 से 70% गिर गया है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो अब बार्गेन है या कौड़ियों के भाव मिल रहा है। बिल्कुल नहीं। 85 रुपए की कीमत पर कंपनी की भविष्य की कमाई के मुकाबले इसका वैल्यूएशन कितना आकर्षक है, असली पैमाना तो यही है। याद रखिए, सिर्फ सरकारी ठप्पा या समर्थन होने से शेयर की कीमत बढ़ने की गारंटी नहीं मिल जाती। स्टॉक मार्केट में असली खेल हमेशा अर्निंग्स ग्रोथ का ही होता है। अब अगर इस स्टॉक में नीचे से कोई रिकवरी आती है तो हमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस जोन्स को समझना होगा। पहला क्रिटिकल जोन 95 रुपए से 105 रुपए के बीच है। अगर स्टॉक यहाँ टिकता है और वॉल्यूम साथ देता है तो मार्केट के सेंटिमेंट में एक शुरुआती सुधार आ सकता है। लेकिन असली परीक्षा होगी दूसरे बड़े जोन में, जो 115 रुपए से 125 रुपए के बीच है। पुराने उच्चतम स्तरों तक जाने के रास्ते में ये एक बहुत बड़ी रुकावट है। और हाँ, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, बाजार में कोई भी टारगेट पत्थर की लकीर नहीं होता। आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर। अब IREDA की ग्रोथ और इसके साथ जुड़े रिस्क्स का विश्लेषण करते हैं। इरेडा की कहानी सुनने में बहुत ही आकर्षक लगती है ना, लेकिन पिक्चर इतनी भी परफेक्ट नहीं है। रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग में सिर्फ तेज ग्रोथ ही नहीं है, बल्कि कई सारे खतरे भी छुपे हैं, जैसे कि ब्याज दरों में होने वाले उतार चढ़ाव, एसेट क्वालिटी को लेकर चिंताएं, लोन रिकवर करने की बड़ी चुनौतियां और सबसे बढ़कर वैल्यूएशन की बहुत ज्यादा उम्मीदें। इसके साथ ही इस सेक्टर में मार्केट की भारी वॉलेटिलिटी भी जुड़ी हुई है। तो सच कहूँ तो सिर्फ ग्रीन एनर्जी का नाम सुनकर आंख मूंद कर निवेश कर देना कोई समझदारी वाला फैसला नहीं है। इरेडा में अगर हम निचले स्तरों से रिकवरी की उम्मीद कर रहे हैं तो इसके अहम प्राइस बैंड्स पर नजर डालना बेहद जरूरी है। पहला क्रिटिकल जोन 125 रुपए से 135 रुपए के बीच है, जो इस स्टॉक की रिकवरी का पहला बड़ा टेस्ट होगा।
और अगर इसे और ऊपर जाना है तो 150 से 165 के जोन में एक मजबूत और टिकाऊ ब्रेकआउट चाहिए होगा। लेकिन फिर से वही बात कहूंगी, इन प्राइस टारगेट से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप किस वैल्यूएशन पर एंट्री कर रहे हैं और आपका निवेश का नजरिया कितना लंबा है। ओके, तो अब वक्त है सेक्शन 4 का। IRFC और IREDA के बीच एक सीधा सीधा मुकाबला करते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो इन दोनों के बिजनेस मॉडल में दिन और रात का फर्क है। एक तरफ हमारे पास IRFC है जो एक मैच्योर और बेहद स्थिर रेलवे फाइनेंसिंग बिजनेस है। ये पूरी तरह से सरकारी नीतियों और कैपेक्स पर चलता है। आप इसे एक लंबी और स्थिर मैराथन दौड़ मान सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ IREDA है, एक हाई ग्रोथ और हाई वॉलेटिलिटी वाला बिजनेस जो तेजी से बूम कर रहे ग्रीन एनर्जी सेक्टर से जुड़ा है। तो अगर आपको पोर्टफोलियो में स्थिरता चाहिए तो रेलवे थीम बेहतर है, और अगर आप तेज ग्रोथ के लिए थोड़ा ज्यादा जोखिम उठाने को तैयार हैं तो रिन्यूएबल्स एक दिलचस्प विकल्प हो सकता है। तो फाइनली हम आ गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी सेक्शन पर, हमारी निवेश रणनीति। आखिर अब आगे करना क्या है? देखिए, शेयर बाजार में ना वन साइज फिट्स ऑल वाली अप्रोच कभी काम नहीं आती। लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए मेरी सलाह होगी कि एक साथ पूरा पैसा लगाने के बजाय धीरे धीरे यानी स्टैगर्ड मैनर में खरीदारी करने पर विचार करें। जो लोग पहले से निवेशित हैं वो प्लीज घबराहट में पैनिक सेलिंग ना करें। शांत दिमाग से अपनी एवरेज प्राइस और कंपनी के फंडामेंटल्स को दोबारा चेक करें। और हमारे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। कोई भी अंधा रिस्क लेने से पहले प्रॉपर टेक्निकल सपोर्ट, रेजिस्टेंस और वॉल्यूम कंफर्मेशन का इंतजार करें। और सबसे अहम बात, अपने पूरे पोर्टफोलियो का बहुत बड़ा हिस्सा किसी भी एक PSU स्टॉक में लगाने से हमेशा बचें। बाजार का एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखिएगा, गिरा हुआ स्टॉक हमेशा सस्ता नहीं होता और बढ़ा हुआ स्टॉक हमेशा महंगा नहीं होता। सारा का सारा खेल भविष्य की ग्रोथ और आज आप जो वैल्यूएशन पे कर रहे हैं उसके बीच का है। सच मानिए, यही वो अंतिम पैमाना है जो आपके निवेश के सही या गलत होने का फैसला करता है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यही समाप्त होता है। लेकिन जाने से पहले आपके सोचने के लिए एक बहुत ही जरूरी सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। लंबी अवधि के नजरिए से रेलवे या रिन्यूएबल्स, आप इनमें से किस स्ट्रक्चरल थीम पर ज्यादा भरोसा करते हैं? आपका दाव किस पर है, IRFC या IREDA? इस बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही जटिल वित्तीय विषयों के आसान और सटीक विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हैप्पी इन्वेस्टिंग।